तो आज की जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से किसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया जाता है? नेशनल इनकम ये मैक्रो में है, इंटरनेशनल ट्रेड ये मैक्रो में है, डिटर्मिनेशन ऑफ जर्नल प्राइस लेवल सामान्य कीमत स्तर ये भी मैक्रो स्तर पे है, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए कमोडिटी किसी एक वस्तु का कीमत निर्धारण है, वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र। मैं आपको थोड़ा सा बढ़ाओ, ये ट्रेड साइकिल हमारे इस तरीके से होते हैं, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ट्रेड साइकिल ये भी मैक्रो में आता है, तो माइक्रो में आता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इम्प्लाइज। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी काले धन की समस्या, या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। दैट इज द करेक्ट आंसर। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वो डी है हमारा। आर्थिक समस्या ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले ही पार्ट से रिलेटेड है, पहले दूसरे पार्ट से। आर्थिक समस्या के 3 कारण होते हैं। पहला होता है असीमित आवश्यकताएं, असीमित आवश्यकताएं। दूसरा कारण होता है हमारा सीमित साधन, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स। और तीसरा होता है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। इन तीनों की वजह से ही हमारी जो आर्थिक समस्या है वो जन्म लेती है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या को ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। अटेनेबल कॉम्बिनेशन लाइज डैश द बजट लाइन। भाई बजट लाइन में प्राप्य संयोग, इसका हिंदी में बोलते हैं प्राप्य संयोग है, वो कहाँ होते हैं? बजट रेखा जो होती है उसमें प्राप्य संयोग कहाँ होते हैं? तो थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के माध्यम से रिमाइंड करवा देता हूँ। ये हमारा जो होती है बजट लाइन, इसका नाम हमने दे दिया ए और बी। तो कोई भी बिंदु जो इसकी बजट लाइन के अंदर हो, ये सपोज मान लीजिए बिंदु सी, बिंदु डी या बिंदु ई जो इस लाइन पर हो, उसको हम प्राप्य संयोग अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि इनको उपभोक्ता अपनी दी हुई बजट के अकॉर्डिंग इनको प्राप्त कर सकता है। परंतु ऐसा कोई बिंदु जो इस सीमा, इस बजट लाइन से बाहर हो, उसे अनअटेनेबल या अप्राप्य संयोग बोलते हैं, क्योंकि इस उपभोक्ता के दिए हुए बजट से इसके बिंदु एफ को प्राप्त करना असंभव होता है। तो इस बजट रेखा की सीमा के अंदर वाले किसी भी बिंदु को हम प्राप्य संयोग कहते हैं, क्योंकि उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज इनसाइड। ये बजट लाइन के जो इनसाइड अंदर जो होता है ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। 5 का देखिए, IC शॉर्ट में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, जिसे हिंदी में बोलते हैं तटस्थता कर्व, इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू। ग्राफ आपको ध्यान होता है, इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ वो हमारा इस प्रकार से होता है, IC कर्व। ये बोल रहा है कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसकी तरफ ये कन्वेक्स होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, घटती सीमांत जो सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, नन ऑफ दोज भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर। इसकी वजह से ये कन्वेक्स होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं उन्नतोदर। इस कन्वेक्स को बोलते हैं उन्नतोदर। एक चीज़ और मैं आपको इसी टॉपिक से और रिलेटेड और बता देता हूँ, जो हमारा PPC होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये कनकेव होता है इस O बिंदु की तरफ, और इसे हिंदी में बोला जाता है उन्नतोदर। विद्यार्थी है, पेपर में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, उन्नतोदर और भी कौन सा उन्नतोदर होता है, कौन सा नतोदर होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे।
इंडिफरेंस कर्व है वो उन्नतोदर होता है, और जो पीपीसी है वो नतोदर होता है। अब एक सवाल आता है कि हम इसको कैसे इसको याद रखेंगे। तो याद रखने का वैसे अपना अपना तरीका होता है। मैंने हिंदी में इनको याद रखा है। जैसे उत्पादन, ये कौन सा कर्व है, ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। तो ये उत्पादन न से शुरू होने वाला नतोदर, तो उत्पादन संभावना वक्र नतोदर, जो बच गया वो क्या बच गया, नतोदर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज टू, जो मांग का जो नियम है गिफन गुड्स पर लागू होता है, सामान्य गुड्स पर लागू होता है, सब्स्टिट्यूशन पर, आर्टिकल ऑफ डिस्ट्रक्शन विनाश के साधनों पर। तो करेक्ट आंसर इज 6 का बी। 7 क्वेश्चन, नेम द गुड्स हुज डिमांड कर्व मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। लेफ्ट से राइट जाता है और नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो डिमांड कर्व ऐसे जाता है। तो ऐसी कौन सी वस्तु होती है जिनका डिमांड कर्व ऐसे है। हमें पता है कि नॉर्मली डिमांड कर्व हमारा ऐसे होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, ये हमारा नॉर्मल होता है। ये बोल रहा है कि इस दिशा में किन वस्तुओं का होता है। करेक्ट आंसर इज द गिफन गुड्स। गिफन गुड्स है वो मांग के नियम का अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, क्योंकि गिफन गुड्स पर मांग लॉ ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड है वो लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, on the all point of rectangular hyperbola of demand curve elasticity of demand is dash। ये पहले तो मैं आपको बताता हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हिंदी में बोलते हैं आयताकार अति पर है। ये बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर जो डिमांड कर्व है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी होती है, इसको आप याद रखेंगे, इकाई के बराबर होती है। ये एक कंसेप्ट होती है मैथ की भी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है कि हम किसी भी बिंदु पर इस x और y के यदि मूल्यों को गुणा करें तो वो हमेशा सेम होती है। चाहे ये बिंदु A है या बिंदु B है, हम x और y की गुणा करेंगे तो वहाँ पर उनकी जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए इस ग्राफ पर किसी भी बिंदु पर। तो ऐसा कोई कर्व होता है तो उसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पर यूनिट प्रोडक्शन, पर यूनिट जहां भी आ जाता है वो होता है हमारा कहलाता है एवरेज। पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। 9 का था। 10 का है, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ टोटल आउटपुट, भी कुल उत्पादन है वो कितना होगा, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, जब मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है तो कुल उत्पाद है वो कितना होगा। हैविंग रीच द मैक्सिमम लिमिट, भाई अधिकतम स्तर तक पहुंच चुका होता है। लिमिट टोटल आउटपुट, एंड टोटल आउटपुट विल बिगिन टू डिमिनिश, और जो कुल उत्पादन है वो घटना शुरू हो जाता है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर कि जब सीमांत उत्पाद है नेगेटिव हो जाता है तो क्या होता है, ये हमारा कुल उत्पाद वक्र है वो हमारा कुछ प्रकार से होता है। और जो जहाँ से ये अधिकतम होकर घटना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर हमारा जो सीमांत उत्पाद है शून्य होना शुरू हो जाता है, उसके आगे घटना शुरू हो जाता है। तो उत्पाद है वो हमारा कुछ इस प्रकार से जाता है। तो जहाँ नेगेटिव होगा तो कुल उत्पादन है वो घटना शुरू हो जाता है। 11 का क्वेश्चन, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका इस क्वेश्चन के बारे में बहुत कम को पता है। जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो एक हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसकी हमने अभी अभी बात की थी। जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारे कुछ इस प्रकार से उसका कर्व है वो होता है। ये एक्स की तरफ जाता दिखाई देता है परंतु कभी भी एक्स एक्सिस को ये छूता नहीं है। तो इसके किसी भी बिंदु पर हम एक्स और वाई की गुणा करेंगे तो सेम आएगी, इसलिए इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका जो कर्व किसी भी डेटा से आप बनाएंगे तो हमेशा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो देन, जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो तो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अधिकतम होता है। और ये मिनिमम पे टिक मार्क कर दिया, टी आर इज द मैक्सिमम। 13, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर होती है, बोथ ए और बी या नन ऑफ दिस। तो ये तो आंसर है नहीं। तो करेक्ट आंसर इज द प्राइस टेकर।
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म है वो कीमत स्वीकारक होती है, क्योंकि उद्योग द्वारा जो कीमत निर्धारित की जाती है उसे उसी कीमत पर माल बेचना पड़ता है। जबकि एकाधिकारी में फर्म है प्राइस मेकर होती है, तो अपनी मर्जी से प्राइस है वो निर्धारित करती है। तो इसको हिंदी में बोला जाता है कीमत स्वीकारक। 14 का क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वर्स, इसे बोला जाता है सम विच्छेद। सम विच्छेद बिंदु या लाभ अलाभ बिंदु, दो तीन नाम है इसके। ब्रेक इवन पॉइंट या समविच्छेद बिंदु या लाभ अलाभ बिंदु, इसके दो तीन नाम हैं। ये कब होता है? ये तब जहाँ होता है जहाँ हमारे टी आर टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर हो जाती है, यानी इस बिंदु पर फर्म को न लाभ होता है न हानि होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। 15 का, एंड इंडिविजुअल, एक जो व्यक्ति या फर्म हु प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करता है फॉर सेल, बेचने के लिए, क्या कहलाती है? इकोनॉमिस्ट? नो, प्रोड्यूसर इज द करेक्ट आंसर। कंज्यूमर, कंज्यूमर तो उनको कंज्यूम करता है, उन्हें प्रोड्यूस नहीं करता, हाउस होल्ड नहीं, तो करेक्ट आंसर सर। 16 का क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई कर्व, जो पूर्ति वक्र है उसका ये पॉइंट ये नीचे दे रखे हैं। स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट, नीचे की तरफ आता है और राइट की तरफ, सप्लाई कर्व ऐसा होता है। ये हमारा डिमांड कर्व होता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के सप्लाई कर्व नॉर्मली नहीं होता। पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के भी नॉर्मली नहीं होता। करेक्ट आंसर इज डी, स्लोप अपवर्ड्स टू द राइट, ऊपर की तरफ यानी दाहिने हाथ की तरफ और ऊपर की ओर जाता हुआ, ये होता है हमारा सप्लाई कर्व, जबकि डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का, इफ द इलेस्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यूनिटी, यानी पूर्ति की जो लोच है वो इकाई के बराबर है, तो यदि कीमत 10% बढ़ जाए देन हाउ मच इंक्रीज द सप्लाई विल टेक प्लेस, कि कीमत के 10% बढ़ने पर सप्लाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? यदि इकाई पूर्ति की लोच है वो यूनिटी यानी इकाई के बराबर है, तो इकाई के बराबर है तो सेम 10% है वो हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज 18, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाई, जो संतुलन कीमत है वो कहाँ निर्धारित होती है? डिमांड ऑफ द कमोडिटी एलोन, अकेली मांग द्वारा, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एलोन, सिर्फ पूर्ति द्वारा? नहीं, बोथ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, उस वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों द्वारा। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी भी वस्तु की जो कीमत है उसकी मांग और पूर्ति के संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। 19 का, अंडर व्हाट पीरियड, भाई कितने समय में द सप्लाई फुल्ली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ डिमांड, कितने समय में जो पूर्ति है मांग के अकॉर्डिंग चेंज है वो हो जाती है? तो करेक्ट आंसर इज द लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म, यानी कि दीर्घकाल में ही जो पूर्ति मांग के अकॉर्डिंग हो जाती है। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, स्वयं करती है। ये जो कथन है ये किसका है? बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जे बी से, उन्होंने ये कथन कहा था। पेपर में ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप प्लीज इसको माइंड में रखेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द शेप ऑफ अ फर्म डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, एकाधिकार में फर्म का जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है? परफेक्ट इलास्टिक, ये परफेक्ट इलास्टिक है वो हमारा ऐसे होता है। परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक हमारा ऐसा होता है। लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक, तो वैसे तो करेक्ट आंसर है इसका है लेस इलास्टिक। तो जो मोनोपोली में फर्म का जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से होता है, यानी कि इन इलास्टिक और इलास्टिक के बीच की सिचुएशन। रिसोर्स अलोकेशन इज स्टडीड इन, साधनों का जो आवंटन है, रिसोर्स अलोकेशन, वो कहाँ किस में पढ़ा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ और नन? करेक्ट आंसर इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो विद्यार्थी है इसे
ये 4-5 टर्म है, इनको जरूर ध्यान में रखेंगे। इनमें से भाई किसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, किसका अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। पेपर में आपको 1-2 सवाल इस टाइप के जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द फॉलोइंग इज ए फ्लो वेरिएबल। जो हमारे जो चर हैं, जो हमारे अर्थशास्त्र के जो घटक हैं, उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं प्रवाह, एक होते हैं स्टॉक। तो प्रवाह को बोला जाता है इंग्लिश में फ्लो। तो वेल्थ है वो एक स्टॉक होता है। भाई आज मेरे पास 500 रुपये है, क्वांटिटी ऑफ मनी नन ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर इज द कंजप्शन। कंजप्शन है वो एक फ्लो एलिमेंट है, फ्लो होता है। जबकि वेल्थ स्टॉक है, क्वांटिटी ऑफ मनी एक स्टॉक वेरिएबल है। नाउ 23, फाइनेंशियल सेक्टर इज दैट सेक्टर विच, जो वित्त जो क्षेत्र होता है, वित्तीय क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, लोन्स एडवांस लोन देता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट जमा स्वीकार करता है। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है जी। हमें थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। तो अर्थशास्त्र के मुख्यतः 4 घटक होते हैं। एक होता है गृहस्थ, एक होता है उत्पादक, ये समष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक है। एक होता है हमारा सरकार, और एक होता है हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो हमारा इनके बीच में काम करता है। गृहस्थ अपने जो डिपॉजिट हैं वो जमा करते हैं और इधर लोन देते हैं। इसी तरह उत्पादक हैं, इनसे 4 क्षेत्र होते हैं अर्थशास्त्र के। पेपर में ये अर्थशास्त्र 2 क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था, 3 क्षेत्र वाली, 4 क्षेत्र वाली, इनसे रिलेटेड एक ग्राफ है वो कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप इस टॉपिक को भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। निम्न में से किस में से डेप्रिसिएशन है वो शामिल होता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिल सकता है। तो डेप्रिसिएशन किस में इंक्लूड होता है, जो हमारे ग्रोस होता है और जो नेट होता है उनमें डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन का होता है। यानी कि ग्रोस में से यदि हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमारे पास नेट आ जाता है। तो जो भी टर्म हमारे ग्रोस में होगी इसका मतलब क्या है कि उसमें डेप्रिसिएशन है वो शामिल है। तो जीएनपी ग्रोस में केवल इसमें कि ये केवल एक ही है ग्रोस से स्टार्ट होने वाली, करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को घटा दिया जाए तो इसे बोला जाता है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमारा राष्ट्रीय आय से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें से बार बार ये आता है। हमारा एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज कॉल्ड एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एज ए रिजल्ट ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना से नेशनल इनकम है वो क्या होगी, ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगी। उसका कई गुना हम अनुमान है वो लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय मापने की एक विधि नहीं है। इनकम मेथड बिल्कुल विधि है, एक्सपेंडिचर मेथड वह विधि ये भी विधि है, प्रोडक्ट मेथड उत्पाद विधि ये भी हमारी राष्ट्रीय को मापने की विधि है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेथड ये ऐसा कोई विधि नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 28, रियल नेशनल इनकम मीन्स, रियल नेशनल इनकम का क्या अर्थ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप विद्यार्थी इसको थोड़ा स्पेशली ध्यान रख लेंगे। रियल नेशनल इनकम क्या होती है, रियल नेशनल इनकम होती है हमारी, वैसे आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हुए मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस। स्थिर मूल्यों पर जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है उसे रियल इनकम बोलते हैं। नॉर्मली अब तक हमने पढ़ा है क्या कि एन फैक्टर कॉस्ट को हम बोलते हैं नेशनल इनकम, बट ये जो नेशनल इनकम है इसको हम करंट फैक्टर प्राइस पर कह लो या इसको नॉमिनल जो राष्ट्रीय आय बोलते हैं। लेकिन जब हम रियल राष्ट्रीय आय की बात करें, रियल नेशनल इनकम, तो ये फैक्टर कॉस्ट की बजाय एनएनपी एट कांस्टेंट प्राइस होती है। तो ये फिलहाल आपके सिलेबस से बाहर है, ये सिर्फ जानकारी के लिए आपके पास ये क्वेश्चन है कि रियल नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 29,
अंडर द कंसेप्ट ऑफ कमोडिटी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी में क्या होता है? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, करेक्ट आंसर। बार्टर सिस्टम होता है, वस्तु विनिमय होता है, बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर इज सी। रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी, मनी वाले पार्ट में से है, इज दैट मनी हुज फेस वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू है वो दोनों बराबर नहीं होते, तो उसे बोला जाता है प्रतिनिधित्व टोकन मुद्रा। से प्रतिनिधित्व मुद्रा भी बोला जाता है। भी जैसे जो हमारा जो सिक्का है 1 रुपये का, उस पर छपा हुआ कितना होता है 1, या जो हमारा 2000 का नोट है उस पर छपा हुआ कितना है 2000 रुपये। जब किसी वस्तु का उस पर छपा हुआ मूल्य और जिस चीज से वो जो नो मुद्रा बनी हुई उन दोनों को सेम हो तो उसे बोला जाता है फुल बॉडी मनी। परंतु आमतौर पर जो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य और उस जिस चीज से वो मुद्रा बनी वो दोनों बराबर नहीं होते, उन दोनों में अंतर होता है, तो इसलिए इसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी या प्रतिनिधित्व मुद्रा। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 31, इन इंडिया सप्लाई ऑफ मनी की जो पूर्ति है वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, इंटायर बैंकिंग सिस्टम करता है। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, ये इकोनॉमिक्स में आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आने शुरू हो गए। ऑप्शन ए भी सही होती है, ऑप्शन बी भी सही होती है, और ऑप्शन सी में दे देगा बोथ ए एंड बी, तो हमने ऑप्शन सी को चूज करना है। इसमें कई बार एक छोटा सा चेंज और कर देता, ऑप्शन ए सही होती है, ऑप्शन बी गलत होती है, ऑप्शन सी फिर से सही होती है, और डी ऑप्शन में मिलेगा ए एंड सी या बी एंड सी। तो हमने जो दोनों सही होती है हमने वो वाले ऑप्शन चूज करनी है। कहीं हमें ये लगे कि भारत में जो मुद्रा की पूर्ति वो सरकार करती है और बैंकिंग सिस्टम भी करता है, इन दोनों में से यदि हम एक को भी ठीक कर दें तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपका आंसर करेक्ट कब होगा? जब आप ये सी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द फ्लोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा काम है वो बैंकिंग संगठन से रिलेटेड नहीं? बैंक रेट, ये बैंकों से रिलेटेड है। फिस्कल डिफिशिएट, वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा, ये हमारा बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण, ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है। कैश रिजर्व रेशियो, ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज फिस्कल डेफिशिएट, यानी कि राजकोषीय घाटा है वो हमारे बजट से रिलेटेड टर्म है, ना कि बैंकिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इश्यू ऑफ करेंसी महत्वपूर्ण कार्य, कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोल्ट, रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, चारों ही केंद्रीय बैंक के कार्य, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। इश्यू करेंसी इश्यू करना तो मेन काम है ही है, परंतु उस पर कंट्रोल करना ज़्यादा बड़ा काम है। तो करेक्ट आंसर इज द कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इसे हिंदी में बोला जाता है प्रेरित निवेश। निवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वायत्त या ऑटोमेटिक निवेश या स्वतंत्र निवेश, दूसरा होता है प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश वो कैसे होता है? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। करेक्ट आंसर। जो हमारा स्वचालित निवेश है वो हमारा इस प्रकार से होता है, लेकिन जो प्रेरित निवेश है प्रकार से, जैसे जैसे लाभ की दर बढ़ती जाएगी निवेश है वो बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एज पर द क्लासिक अप्रोच, परंपरावादी दृष्टिकोण से इक्वलिटी और इक्विलिब्रियम ऑफ बिटवीन एडी एंड एएस इज द नॉर्मल सिचुएशन एंड देयर इज द फाउंड इन ए सिचुएशन ऑफ, जो एडी और एएस का जो संतुलन होता है वो हमारा किस बिंदु पर होता है? परंपरावादी दृष्टिकोण ये पूछ रहा है। तो ये जो संतुलन होता है केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही होता है, लेकिन जो नई अप्रोच है, केंजियन अप्रोच है, वो कहता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी हो सकता है, पूर्ण रोजगार से पहले भी हो सकता है, और पूर्ण रोजगार के बाद भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मैं वेट कर रहा था। 36, इफ एमपीसी बराबर है 1, मल्टीप्लायर वो कितना होगा? हमें पता है जो मल्टीप्लायर का जो सूत्र है 1/1 माइनस में एमपीसी,
वैल्यू पुट कर दो, 1/1 माइनस में MPC कितना 1, तो 1/0, तो ये हो जाएगा हमारी इन्फिनिटी। तो करेक्ट आंसर इज द इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगी। जब MPC, ये 2-3 बात आप याद रखेंगे, यदि MPC 1 हो तो इन्फिनिटी, जब MPC 0 होगी तो हमारा जो मल्टीप्लायर है वो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए इंटेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, निम्न में से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? इनकम टैक्स है, वो है डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स है, वो भी डायरेक्ट टैक्स है। डेथ ड्यूटी, मृत्यु कर, ये भी हमारा डायरेक्ट टैक्स है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, दैट इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा एक इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत जो प्राप्ति है वो कौन सी? टैक्स है, वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ फीस एंड पेनल्टी, ये भी हमारी रेवेन्यू होती है। और बोरोइंग है, वो हमारी होती है receipts. And the last question for the day, spot market is that market wherein, spot market यानी कि हाजिर बाजार, बाजार हमने दो पढ़े थे, एक तो होता है हमारा वायदा बाजार, एक होता है हमारा हाजिर बाजार। हाजिर बाजार में क्या होता है? ओनली स्पॉट एंड करेंट ट्रांजेक्शन आर हैंडल्ड, करेक्ट आंसर। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आर मेंट फॉर द फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर के लिए नहीं होता ये। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इंस्टेंटली, आज के दिन जो रेट है उसी का पर निर्धारण होता है। तो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड सी, तो करेक्ट आंसर होगा डी। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की लाइव क्लास। तो फाइनली प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं अब समाप्त करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।